अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम नजम है और इस वीडियो के अंदर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड के लिए वोट किया था, तो इसलिए मैंने पहले इसको प्रेफर किया है। इस वीडियो में मैं बेसिकली दो क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। पहला कि इन जोन्स को किस तरह से फाइंड करना है और कहाँ पर फाइंड करना है, और दूसरा कि बेहतरीन तरीके से इन्हें किस तरह ड्रॉ किया जाए कि हम इससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकें। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर देखने के बाद आपको लगे कि इसने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई वैल्यू एडिशन की है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सप्लाई और डिमांड जोन स्मार्ट मनी के बिछाए हुए ट्रैप्स होते हैं जिनमें रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। तो अगर आपने इनसे बचना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इन जोन्स को फाइंड कहाँ पे करना है। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस अपने रीसेंट हाइस को ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है। जब प्राइस अपने रीसेंट हाई को एक इम्पल्सिव मूव के साथ ब्रेक करे या फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ब्रेक करे, जैसा कि प्राइस ने यहाँ पे किया है, तो ऐसी सूरत में हम डिमांड फाइंड करते हैं। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता है कि जब प्राइस अपने रीसेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो प्राइस के पास दो स्टॉप्स होते हैं जहाँ से प्राइस पुल बैक लेने के बाद वापस जा सकती है। पहला जोन हमारे पास होता है हमारा रीसेंट हायर हाई। ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके रिवर्स कर जाए। और दूसरा और आखिरी स्टॉप जो हमारे पास होता है वो हमारा हायर लो होता है। अब यहाँ पे प्राइस की मर्ज़ी है कि प्राइस इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करती है या फिर मज़ीद नीचे आने के बाद इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करती है। तो ये टोटली प्राइस की मर्ज़ी होती है। और अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऐसी सूरत में प्राइस अपने रीसेंट लोस को ब्रेक करती हुई आगे चली जाती है। अब अगर प्राइस अपने रीसेंट लो को, जैसा कि इस केस में प्राइस ने ब्रेक किया है, इम्पल्सिवली या स्ट्रांगली ब्रेक करती है, तो ऐसी सूरत में हम लोग डिमांड सप्लाई जोन को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे भी प्राइस के पास दो ही पॉइंट्स होते हैं जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। पहला पॉइंट हमारे पास होता है ये लोअर लो, और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास होता है वो होता है ये लोअर हाई। सॉरी। अब प्राइस की मर्ज़ी है कि प्राइस यहाँ से आके रिवर्स हो या फिर मज़ीद ऊपर जाके रिवर्स हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग जोन की बात कर लें तो जो बाद में आने वाला जोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब डाउन ट्रेंड की सूरत में ये वाला जोन बाद में आता है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अप ट्रेंड की सूरत में जो बाद में आने वाला जोन है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अप ट्रेंड की सूरत में ये वाला जोन बाद में आ रहा है तो ये वाला जोन स्ट्रॉन्ग है। याद रखें, जो जोन बाद में आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और हम लोग यहीं पे डिमांड को फाइंड करते हैं और सप्लाई को भी यहीं पे फाइंड करते हैं। यानी जो बाद में आने वाले जोन्स हैं हम सप्लाई और डिमांड को यहाँ पे फाइंड करते हैं। सप्लाई की सूरत में यहाँ पे और डिमांड की सूरत में यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इनको ड्रॉ किस तरह से करना है और इनको फाइंड करने के रूल्स क्या हैं। वैसे तो सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करने के बहुत से मेथड्स और रूल्स हैं, लेकिन इनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन पे 3 से 4 वीडियोस बना दूँ, लेकिन उस सीरीज़ को देखने के बाद आपको हर तरह के सप्लाई और डिमांड जोन का पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मोस्ट इफ़ेक्टिव सप्लाई जोन होता है या डिमांड जोन होता है ना, वो इस तरह से काम करता है कि प्राइस अपने एक रीसेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने से पहले जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ये वाला जोन, यानी कि यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन क्रिएट कर देती है। इस कंसोलिडेशन को हम अपनी डिमांड तस्वुर करते हैं। अब इस कंसोलिडेशन को मार्क करने के दो रूल्स हैं। पहला ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस कंसोलिडेशन के अंदर मैनिपुलेशन को फाइंड करें। अगर आपको यहाँ पे एक मैनिपुलेशन मिल जाती है जहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट किया गया हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड बन जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की है और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना था क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप था, लेकिन प्राइस क्या करती है, इस तरह कंसोलिडेट करती है, एक छोटी सी विक नीचे को देती है जिससे बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, और उसके बाद अपने डायरेक्शन में वापस ऊपर चले जाती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। सिमिलरली अगर मैं सप्लाई जोन की बात कर लूँ तो सप्लाई जोन की सूरत में प्राइस कुछ इस तरह से नीचे मूव करती है, और नीचे मूव करने से पहले अपने स्ट्रॉन्ग जोन यानी कि इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन क्रिएट कर देती है। ज़्यादातर हमें कंसोलिडेशन मिल जाती है, लेकिन समटाइम्स कंसोलिडेशन नहीं मिलती। अब अगर नहीं मिलती तो ऐसी सूरत में क्या करना है वो हम आगे जाके देखते हैं। अब जब हमें कंसोलिडेशन मिल जाती है तो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चांसेस होते हैं कि मैनिपुलेशन हुई हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन नहीं भी होती। लेकिन अगर मैनिपुलेशन हो गई है तो जोन ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर नहीं हुई तब भी जोन 70 to 80% काम कर देता है। ये मैनिपुलेशन कुछ इस तरह से होती है कि प्राइस ने क्योंकि नीचे जाना होता है, लेकिन वो ऊपर की विक दे के स्टॉप लॉसेस लेने के बाद नीचे जाती है। यहाँ से प्राइस ये बात इंडिकेट कर देती है कि इस जोन के अंदर कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है जिसने मार्केट को मैनिपुलेट किया है, और अब हमने उसकी गाड़ी में बैठना है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो मार्केट को लेके जाना चाह रहे हैं हमने उसी डायरेक्शन के अंदर
हमने भी ट्रेड लगानी है। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि सप्लाई और डिमांड जोन्स को आपने हमेशा फ्रेश ट्रेड करना है। मैं इनको चार्ट पे जाके ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए आपने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप से किसी ने मुझे एक चार्ट भी शेयर किया था, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। उसमें क्या गलती थी और वो क्यों एक इनवैलिड डिमांड जोन था वो भी आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल के लिए इस वक्त मैं XRP यानी रिपल के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ और यहाँ पे मुझे एक सप्लाई जोन की एग्जांपल नज़र आ रही है। इसके बाद हम डिमांड जोन की एग्जांपल को भी देख लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने अपने रीसेंट लो जो यहाँ पे था इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई बिग प्लेयर इन्वॉल्व हुआ है। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ना, ये इस जोन को टेस्टिफाई करती है कि जो पीछे वाला जोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बात याद रखें कि जब कभी भी प्राइस किसी बड़ी सी कैंडल के साथ या स्ट्रॉन्ग से मूव के साथ अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो जो अपने पीछे जोन छोड़ के जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होता चला जाता है। तो यहाँ पे प्राइस जो पीछे जोन छोड़ा है, जो सप्लाई जोन छोड़ा है वो ये यहाँ पे छोड़ा है। मैं इसको मार्क करता हूँ 1 मिनट। ये कंसोलिडेशन है हमारी जिसको हम लोग अपना सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं और इसी के जब प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस कितनी दफ़ा इस जोन के अंदर आई है और कितनी दफ़ा प्राइस ने हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। मैं 1 मिनट इसको रिफाइन कर लूँ। ये देखें 3 से 4 दफ़ा प्राइस ने हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी है इस जोन से। मैं इसको आपको बताता हूँ। पहले प्राइस ने हमें इस जोन के अंदर आने के बाद यहाँ से हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी और दूसरी दफ़ा यहाँ से अपॉर्चुनिटी दी। अब आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने यहाँ से हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी है तो कितना ज़्यादा प्राइस क्रैश की है। और इवन अगर आप इसी जोन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें तो चौथी दफ़ा भी प्राइस ने हमें यहीं से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये हमारा एक सप्लाई जोन था, लेकिन आखिर 5वीं दफ़ा में आके प्राइस इसको ब्रेक कर गई और वो भी एक फ़ेक आउट ही था। लेकिन बहरहाल हमारा ये सप्लाई जोन हमें 3 दफ़ा प्रॉफिट देने के बाद फेल हो गया। अब चलते हैं डिमांड जोन की तरफ और देखते हैं कि डिमांड जोन किस तरह से फाइंड किया जाता है। डिमांड जोन के लिए भी मैं रिपल के चार्ट को ही यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप है और ये मार्केट का प्रीवियस हाई था। जब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया तो इसने पीछे जो जोन छोड़ के गई है मैंने आपको कहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन को मार्क करूँ तो यहाँ से लेके कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन मार्क होती है और आप देखें कि प्राइस जब जब यहाँ पे आई है तो हमें कितनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है और जब लास्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आई है तो उसके बाद मार्केट कितना पंप किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन होता है मेरी नज़र में। लेकिन इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमें मैनिपुलेशन नहीं मिली, लेकिन समटाइम्स मार्केट मैनिपुलेशन छोड़ जाती है और समटाइम्स मार्केट मैनिपुलेशन नहीं भी छोड़ती। तो ये टोटल डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मुझे किसी ग्रुप मेंबर ने भेजी थी और ये एक फेल डिमांड जोन था। ये फेल क्यों था और किस वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ग्रैब हुए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त मैं सुपर USDT के चार्ट के ऊपर मौजूद हूँ और ये 4 आवर का चार्ट है। सुपर एक क्रिप्टो करेंसी है और ये एक मेंबर ने मेरे साथ चार्ट शेयर किया था, उन्होंने इसको अपने डिमांड जोन मार्क करके रखा था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जब इस डिमांड जोन के अंदर आई तो प्राइस ने इस डिमांड जोन को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी और एक छोटा सा यहाँ से जंप किया और उसके बाद नीचे क्रैश कर गई। इसकी क्या वजह है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल ट्रेडर्स को इसी तरह से ट्रैप किया जाता है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें और हम इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमारा जो रीसेंट स्ट्रक्चर लेवल था ना, वो ये वाला जोन था। मैं इसको मार्क करता हूँ। ये वाला हाई हमारा रीसेंट स्ट्रक्चर लेवल था। अब ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल क्यों था? अगर आपने रीसेंट हायर हाइज और हायर लोज वाली वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। मार्केट का ट्रेंड डाउन था इस तरह से, ये रीसेंट हाई और उसके बाद ये लो। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब तक प्राइस अपने रीसेंट हाई या लो को ब्रेक नहीं ना कर देती तब तक हम उसको दरमियान में कुछ भी तसव्वुर नहीं करते, वो लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब यहाँ पे जो उन्होंने डिमांड जोन मार्क किया था, मैं 1 मिनट इसको दोबारा से मार्क कर देता हूँ। ये दरमियान में 2 लेवल्स के दरमियान में एक डिमांड जोन था जिनको उन्होंने मार्क कर लिया था। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है कि प्राइस किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करे? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रैप था जिसके अंदर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जी हमारा जो प्रीवियस लेवल है वो ये क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है कि हमारा जो पहले बनने वाला लो है वो ये है। जब ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो दरमियान में जितने भी प्राइस ने लेवल्स क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे ट्रैप हैं। वो सारे के सारे इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद आपको डिमांड और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि पहले डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।